नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक। महंत से मुख्यमंत्री बनने वाले योगी आदित्यनाथ की राजनीतिक यात्रा जितनी रोमांचक है उतनी प्रेरणादायी भी है। एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाले योगी ने युवावस्था में ही बिना किसी राजनीतिक विरासत के राजनीति में जो असाधारण प्रगति की वो बेमिसाल है। आज योगी की इसी यात्रा पर जुड़ी हमारी ये रिपोर्ट देखिए। वर्ष की उम्र में गोरक्षा पीठ के महंत बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने 19 मार्च 2017 को पहली बार यूपी के प्रधानमंत्री के पद पर शपथ ली थी। दूसरी बार 25 मार्च 2022 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। 2017 में यूपी विधानसभा चुनाव के परिणाम जिस दिन आने वाले थे उसी दिन के आसपास योगी को विदेश दौरे पर जाना था। आखिरी समय में पीएमओ से उन्हें कहा गया कि चुनाव नतीजे के समय उनका दिल्ली में रहना जरूरी है। इससे यह तय हो गया था कि योगी को एक बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। योगी आदित्यनाथ ने 2017 के चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत लगाई थी, लेकिन सीएम की रेस में उनका नाम नहीं था। यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद सीएम का चयन पार्टी के लिए बड़ी चुनौती थी। पार्टी के भीतर कई बड़े नाम मुख्यमंत्री पद की रेस में थे। अचानक योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर से लाने के लिए दिल्ली से चार्टर्ड प्लेन भेजा गया और दिल्ली में पार्टी नेतृत्व ने उन्हें यूपी के सीएम के रूप में शपथ लेने को कहा। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। योगी आदित्यनाथ की सीएम के रूप में ताजपोशी अप्रत्याशित थी। राजनीतिक विश्लेषक भी उन्हें मुख्यमंत्री की दौड़ में नहीं देख रहे थे। यूपी में हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता के तौर पर अपनी पहचान बना चुके योगी आदित्यनाथ ने भी मुख्यमंत्री बनने के बारे में विचार नहीं किया था। योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद उत्तर प्रदेश में कई बदलाव हुए। 2022 में बीजेपी ने फिर से योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़ा। योगी अपनी परंपरागत सीट गोरखपुर से भारी मतों से विजयी हुए और भाजपा की सत्ता यूपी में बरकरार रही। ये जीत योगी की नेतृत्व क्षमता की जीत थी, जिससे योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी मजबूत पहचान बनाई। सत्ता संभालते ही सीएम योगी ने गरीबों वंचितों के लिए काम करना शुरू किया। उन्होंने 8 वर्षों में 1 करोड़ 65 लाख गरीबों को निःशुल्क विद्युत देकर कीर्तिमान स्थापित किया। 1,28,494 मजदूरों तक बिजली पहुंचाई गई थी और इस दौरान अकेले 8 वर्ष के अंदर यह संख्या बढ़कर के 1,28,000 से बढ़कर के 2,49,818 यानी 1,21,000 मात्र हम लोगों ने 8 वर्ष में उन मजदूरों तक विद्युतीकरण का कार्य पूरा किया है। 12 से 17 के बीच में केवल 8,44,000 विद्युत कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए। 8,44,000 विद्युत कनेक्शन 12 से 17 के बीच, और इस दौरान इन 8 वर्षों में 1 करोड़ 65 लाख गरीबों को निःशुल्क विद्युत के कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए। योगी आदित्यनाथ की राजनीति में एंट्री 1998 में हुई थी। उन्होंने गोरखपुर से पहली बार सांसद का चुनाव लड़ा और 1999, 2004, 2009, 2014 में गोरखपुर से लगातार 5 बार जीत दर्ज की। और अब तो योगी आदित्यनाथ ने
यूपी में सबसे लंबे समय तक लगातार मुख्यमंत्री रहने का भी रिकॉर्ड बना लिया है। योगी की यह राजनीतिक यात्रा लगातार जारी है। उनके नेतृत्व में यूपी लगातार प्रगति कर रहा है। यूपी के जीडीपी में 28% की अभूतपूर्व बढ़ोतरी हुई है। जो कृषि की दर थी उत्तर प्रदेश में, वह 2016-17 तक केवल 5% के आसपास थी। आज बढ़कर के 13.5% से अधिक हुई है। और उत्तर प्रदेश की जीडीपी में इसके कारण 28% की बढ़ोतरी आज देखने को मिल रही है। और इसकी शुरुआत हमारी कैबिनेट ने, पहले ही कैबिनेट ने की थी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी बेबाकी और ज्वलंत विषयों पर स्पष्ट राय रखने के लिए पहचाने जाते हैं। बीते दिनों एक साक्षात्कार में सीएम योगी ने विभिन्न मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी। सीएम योगी ने संभल में मस्जिदों पर तिरपाल लगाने के बारे में पूछे जाने पर कहा कि मुहर्रम में जुलूस निकलते हैं, क्या उनके झंडे की छाया किसी हिंदू घर या मंदिर के पास नहीं पड़ती? रंग खेल रहे हैं तो हो सकता गया तो उससे कोई अस्तित्व खराब तो नहीं हुआ किसी का। आप मुझे बताइए, पहले तो कभी नहीं हुआ था। नहीं, ऐसा नहीं है। आप मुझे बताइए, मुहर्रम में जुलूस निकलते हैं, क्या उनका झंडे की छाया मंदिर के आसपास या किसी हिंदू घर के ऊपर नहीं पड़ती है क्या? क्या उससे हिंदू घर अपवित्र हो जाता है क्या? ये सख्त निर्देश हैं कि भाई जिसको रंग से परहेज है उस पर मत डालना। लेकिन फिर भी पड़ गया है और प्रशासन उसको साफ करके फिर से नगाई पुताई कर दे रहा है। ये कौन सी बात है? क्या रंग बिरंगे कपड़े पहनते नहीं? हिंदू से ज्यादा रंग बिरंगे तो मुसलमान ही पहनता कपड़ा। तो फिर रंग से परहेज क्यों? यानी तो दोहरा आचरण है। तो क्या रंग बिरंगी कपड़े पहने, लेकिन अगर रंग पड़ जाए तो हाय तौबा मचाते हैं? ये नहीं हो सकता है। ये दोहरा आचरण क्यों मचाते हो जी? अरे गले मिलो। बहुत सारे मुसलमानों ने रंग में होली खेली है। शाहजहांपुर में तो नवाब साहब की पूरी झांकी निकलती, शोभा यात्रा ही निकलती वहां पे। तो सीएम योगी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के मृत्यु कुंभ वाले बयान को तुष्टीकरण की राजनीति का उदाहरण करार दिया। मैंने कहा ना, जिसकी जैसी दृष्टि होगी है। मैं कहता हूं बंगाल के प्रतिदिन 13 जनवरी से लेकर के और 26 फरवरी तक 50,000 से 1 लाख श्रद्धालु पर डे वहां से आता था प्रयागराज में। और वो स्वाभाविक रूप से इस भीड़ को देख करके वेस्ट बंगाल की सरकार स्वयं घबरा गई, क्योंकि उनके रेलवे स्टेशन, उनके एयरपोर्ट पर हर कोई प्रयागराज आने के लिए उतावला था। लेकिन चाहे वह वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने, चाहे वह कांग्रेस ने, आरजेडी ने या समाजवादी पार्टी ने महाकुंभ के बारे में जो भी बात कही है, वो उनके तुष्टीकरण की पराकाष्ठा का उदाहरण है, भारत की आस्था का अपमान करने का एक उदाहरण है। लेकिन महाकुंभ ने साबित किया है कि नहीं, वह मृत्युंजय महाकुंभ था और महाकुंभ में जो भी आया अभिभूत होकर के गया। सीएम योगी ने असदुद्दीन ओवैसी के मुसलमान खतरे में है वाले बयान का भी जवाब दिया और कहा कि जिस दिन भारतीय मुसलमान अपने पूर्वजों को समझ लेंगे, इन सभी को बोरिया बिस्तर बांधकर भागना पड़ेगा। इसलिए मुसलमान इससे खतरे में नहीं है, इनकी वोट बैंक की राजनीति खतरे में है। जिस दिन अपने पूर्वजों को भारतीय मुसलमान समझ जाएगा, इन सब के बोरिया बिस्तर बन जाएंगे। इसलिए अपने बोरिया बिस्तर को दुरुस्त रखने के लिए लोग इस प्रकार की भड़काऊ बातें को कहते हैं। भारत के मुसलमानों को याद रखना होगा, वे तभी सुरक्षित हैं जब हिंदू सुरक्षित है, हिंदू ट्रेडिशन सुरक्षित है, उसी के साथ उनकी भी सुरक्षा निहित है। तो हिंदू कहाँ खतरे में है? हाँ, तो हिंदू कश्मीर के अंदर क्या हुआ था, अभी बांग्लादेश के अंदर क्या हुआ है, पाकिस्तान के अंदर क्या हुआ है। महाराज आप यहाँ पे जाएंगे, आप बांग्लादेश जाएंगे, आप पाकिस्तान जाएंगे, कहाँ जाएंगे? 1947 के पहले पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों भारत के हिस्से थे। जी, इतिहास है,
इस सच्चाई को आप भी जानती है, मैं भी जानता हूं, पूरा भारतीय जानता है। हम उस सच्चाई को कैसे भूल सकते हैं? क्या पाकिस्तान में हमारी हिंगलाज माता का मंदिर नहीं है क्या? क्या आप इसको भूल जाएंगे? क्या बांग्लादेश में माता ढाकेश्वरी का मंदिर नहीं है क्या? तमाम ऐसे धर्म स्थल हैं जो आज भी वहां पड़े हुए हैं। हिंदुओं के साथ किस प्रकार का व्यवहार हुआ? सीएम योगी ने नागरिकता संशोधन कानून पर कहा कि जो लोग भारत में हिंदुओं का विरोध कर रहे हैं, उनकी मानसिकता का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि हिंदुओं के प्रति उनकी नफरत कितनी खतरनाक है। कानून लाई बीजेपी की सरकार, जो हिंदू यहाँ आना चाहते हैं, हिंदुओं के आने देने की बात नहीं कर रहे हैं, जो आ चुके हैं, जो आ चुके हैं। आखिर इन लोगों ने जो यहाँ पर इस्लाम खतरे में बात कर रहे हैं, उन हिंदुओं का भी इन्होंने यहाँ विरोध किया था। आप अनुमान करिए कि भारत में ही वो हिंदुओं का विरोध कर रहे हैं, तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर क्या हाल हो रहे होंगे? क्या हाल उनके हालात क्या होंगे? इनकी मानसिकता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि हिंदुओं के प्रति इनके दुराग्रह कितने खतरनाक हैं और कितने छोटे स्तर के हैं। योगी ने कर्नाटक में धर्म के आधार पर आरक्षण को अंबेडकर के संविधान का अपमान बताया है। कर्नाटक सरकार के द्वारा धर्म के आधार पर आरक्षण, यह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा दिए गए संविधान का अपमान है। याद करना, जब संविधान सभा में आरक्षण की बात हुई तो उसमें धर्म के आधार पर आरक्षण का मुद्दा भी उठा था और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इसका पुरजोर विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि आरक्षण सामाजिक रूप से उन लोगों को दिए जाने चाहिए जिनके साथ अस्पृश्यता और छुआछूत सैकड़ों वर्षों से होती आई है। अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को उसके साथ जोड़ा गया था और इसीलिए भारत के संविधान ने विशेष प्रावधान करके उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था दी। धर्म के आधार पर आरक्षण का विरोध भारत के संविधान सभा के हर एक सदस्य ने किया था और सबने इस बात को कहा था, क्योंकि उसी समय देश 1947 में देश का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था और उसका विरोध और उसकी साया आने वाले समय में भारत पर न पड़ने पाए। लेकिन ये कांग्रेस 1952 से लगातार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान के साथ इसी प्रकार से छेड़छाड़ करती रही, लगातार कर रही। वक्फ संशोधन विधेयक पर योगी का कहना है कि यह विधेयक देश और मुसलमानों दोनों के हित में है। भाजपा मस्जिद में कब्जा करके क्या करेगी? मंदिर ढूंढेंगी। ये मुझे लगता है कि गुमराह कर रहे हैं। वक्फ के नाम पर आखिर कितना जमीन कब्जा करोगे? दूसरा, वक्फ के नाम पर एक भी कोई इन्होंने वेलफेयर का काम किया हो, एक भी नहीं आप गिना सकते। देखिए, वक्फ के नाम पे जो भी आता है उसने उस प्रॉपर्टी को अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए दुरुपयोग किया है, बेचा है, औने पौने दाम पे बेचा है। आज स्थिति क्या है? एक एक प्रॉपर्टी के लिए कई कई लोगों को इन्होंने प्रॉपर्टी को बेचा है। उससे विवाद हो रहे हैं, उससे तमाम प्रकार के संकट आने वाले समय में होंगे। जो बसे हैं उनके लिए भी और जिन लोगों ने पैसा दिया है उनके लिए भी, क्योंकि पूंजी उन सबकी डूब जाएगी। तो ये तो इससे बड़ी बेवकूफ बनाने वाली कोई बात ही नहीं हो सकती है। तो सर, इन्होंने कोई भी संपत्ति देखिए सरकारों पर यही एक दबाव बना करके ब्लैकमेलिंग लोग करते थे। अलग अलग समय में इन्होंने वक्फ के नाम पर तमाम प्रकार के उल जलूल फैसले लिए हैं, खासतौर पर कि वक्फ जिस लैंड को कह देगी कि उनकी है, उनकी मान ली जाएगी। हम बहुचक हैं जी, ये कौन सा आदेश है? आपको इस पावर किसने दे दी है कि आप किसी भी प्रॉपर्टी को कब्जा कर लेंगे, आप किसी भी स्थल को कब्जा कर लेंगे, किसी भी सार्वजनिक भूमि पे कब्जा कर लेंगे? तो ये नहीं हो सकता है। ये वक्फ संशोधन अधिनियम जेपीसी ने जो अपनी सिफारिश की है, ये आज की आवश्यकता है और
इसको समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ना चाहिए और मुझे लगता है देश के हित में भी होगा, मुसलमानों के हित में भी। योगी ने परिसीमन पर तमिलनाडु के सीएम स्टालिन की बैठक को राजनीतिक एजेंडा करार दिया है। माननीय गृह मंत्री जी ने इस मामले में बहुत स्पष्टता के साथ कह दिया है और ये केवल स्टालिन के नाम ने जो बैठक की है केवल एक राजनीतिक एजेंडा है उनका। मुझे लगता है कि माननीय गृह मंत्री जी के वक्तव्य के बाद इस पर कोई भी प्रश्न नहीं खड़ा होना चाहिए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर तंज कसते हुए सीएम योगी ने कहा है कि भारत जोड़ो भारत तोड़ो अभियान का हिस्सा है। इनका भारत जोड़ो भारत तोड़ो अभियान का हिस्सा है। ये जहां जाते हैं, दक्षिण में जाएंगे तो उत्तर भारत की निंदा करेंगे, उत्तर में आएंगे तो दक्षिण की निंदा करेंगे, भारत से बाहर जाएंगे तो भारत की निंदा करेंगे। इसलिए इनके आचरण को देश समझ चुका है। लेकिन भारत की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के लिए राहुल जैसे कुछ नमूने जरूर रहने चाहिए, जिससे एक रास्ता हमेशा के लिए साफ होता रहे, अच्छा रहता है। सीएम योगी ने यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने वालों को महाकुंभ के आयोजन से सीखने को कहा है, जहां अपराध की कोई गंभीर घटना नहीं हुई है। आप मुझे बताइए, 66 करोड़ लोग प्रयागराज में आए। आपकी एएनआई की तो पूरी टीम वहां कवरेज कर रही थी, कई कैमरे आपके लगे हुए थे। आपने किसी श्रद्धालु को ये कहते हुए सुना कि साहब मेरे साथ लूट हुई है? नहीं। किसी बहन और बेटे को ये कहते हुए सुना कि उसके साथ छेड़खानी हुई है? कहीं पे किसी को ये कहते हुए, किसी व्यापारी को कहते हुए सुना गया कि उससे जबरन किसी ने पैसा मांगा है? किसी व्यक्ति को अपहरण की कोई शिकायत वहां आई क्या इन 45 दिनों में? आप मुझे बताइए, इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है? भाई हमारी कितनी भी फोर्स रही होगी वहां पे, तो फोर्स तो एक सीमित संख्या में थी ना। 50,000 के आसपास हमारी फोर्स वहां पे थी और प्रतिदिन 28, 29 और 30 इन 3 दिनों में 15 करोड़ श्रद्धालु आए थे। 29 के पहले यानी 28 के पहले प्रतिदिन 1 करोड़ से कम श्रद्धालु थे। 50,000 से लेके 60,000, 50 लाख से लेके 60 लाख तक आते थे और 29 के बाद से फिर ये बढ़ता गया और 3 फरवरी के बाद से यानी बसंत पंचमी के बाद से यह और तेजी के साथ आगे बढ़ा। संख्या 1.5 करोड़, 2 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ की पर डे की आ रही थी। लेकिन कहीं आप लोगों ने सुना? कोई बात नहीं थी। दूसरा, 25 करोड़ की आबादी का राज्य, अगर आपसी पहले से गुटबाजी नहीं है, पहले से वैमनस्यता नहीं है और कोई आपसी वो नहीं है, तो सामान्य रूप से कोई इस प्रकार की घटना को अंजाम नहीं दे सकता है। केरल से बांग्लादेश तक राजनीतिक सामाजिक हालातों पर सीएम योगी आदित्यनाथ के बयानों ने न केवल सुर्खियां बटोरी बल्कि देश की संवेदना को भी झकझोरा। मुख्यमंत्री के कार्यकाल के 8 साल पूरे होने पर वे बयान बरबस याद आ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार के 8 वर्ष पूरे हो गए हैं। इन 8 वर्षों में सरकार के नाम कई बड़ी उपलब्धियां रही, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो अपने बयानों की वजह से जाने जाते हैं, उनके कई हार्डकोर बयान चर्चा में रहे। सीएम योगी ने वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी की नामांकन रैली में इस्लामिक झंडा दिखने पर कहा था कि विपक्ष को अली पर भरोसा है तो हमको बजरंगबली पर भरोसा है। जब राहुल गांधी केरल की एक सीट पर नामांकन करने के लिए गए तो भाइयों बहनों, आपने देखा होगा कि वहां कांग्रेस का झंडा नहीं था, कांग्रेस के किसी सहयोगी का झंडा नहीं था। एक हरा झंडा और चांद सितारे उस पर बने हुए थे। और मैं भी आपसे कहना चाहता हूं भाइयों बहनों कि अगर कांग्रेस को अली पर, सपा बसपा को अली पर विश्वास है, हमें भी बजरंग बली पर विश्वास है।
पश्चिमी यूपी के शामली में सीएम योगी ने कहा था कि अब पश्चिमी यूपी में न दंगे होते हैं, न कर्फ्यू लगता है, न कांवड़ यात्रा पर रोक लगती है, क्योंकि जो लोग गुंडा टैक्स मांगते थे उनकी गर्मी शांत हो गई है। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू नहीं लगता। आज कांवड़ यात्रा निकलती है, कांवड़ यात्रा, याद है ना? आज कर्फ्यू नहीं, आज दंगा नहीं, आज गुंडा टैक्स नहीं। गुंडा टैक्स वसूली करने वालों की सबकी गर्मी शांत हो गई ना। सीएम योगी सनातन पर भी स्पष्ट मत रखते हैं। योगी का कहना है कि देश को एकता के सूत्र में पिरोने वाला सनातन ही राष्ट्रीय धर्म है। हमारा सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। हम सब अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठ करके अपने इस राष्ट्रीय धर्म के साथ जुड़ते हैं। प्रयागराज में अधिवक्ता रमेश पाल और उनके 2 सुरक्षा कर्मियों की हत्या पर भी योगी गरजे थे और चेताया था कि माफिया कोई भी हो, हम उसे मिट्टी में मिला देंगे। इस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया, उसके परिवार के खिलाफ। वो समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कहता हूं, इसे हम काट हो रहे हैं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? हुकूमत में हो, ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। आजमगढ़ में मौका परस्त राजनीतिज्ञों को धिक्कारते हुए योगी बेपाकी से क्या बोले थे, आप ही सुन लीजिए। जिन लोगों के हाथों में सत्ता की बागडोर आई, उन लोगों ने आजमगढ़ का दोहन किया। कलम का स्थान यहां पे कुछ लोगों ने कट्टा देने का प्रयास किया और यहां के युवाओं के हाथों में भी कुछ लोगों ने तमंचे पकड़वाने का कार्य किया। सहारनपुर में भी चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा था कि नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में सब चंगा। आज यूपी नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में सब और चंगा। नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में सब चंगा। रंगदारी ना फिरौती, अब यूपी नहीं है किसी की बपौती। ज्ञानवापी विवाद पर सीएम योगी ने बेबाकी से कहा था कि मस्जिद के अंदर त्रिशूल है, शिवलिंग बने हैं, दीवारें चीख चीख कर प्रमाण दे रही हैं। त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है? हमने तो नहीं रखे ना, वहां तो सुरक्षा है, सेंट्रल फोर्सेज है, उनके मुतवल्ली हैं, ताला चाबी उनके पास रहती है। त्रिशूल कैसे वहां बने हुए हैं? ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं? बांग्लादेश में सियासी तख्तापलट के बाद हिंदुओं के नरसंहार से आक्रोशित योगी ने चेताया था कि बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। राष्ट्र से बढ़कर भी कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। अपनी बयानबाजी और मुखरता की वजह से जाने जाने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन 8 वर्षों में कई ऐसे बयान दिए जो चर्चा का विषय रहे, लेकिन 8 बयान ऐसे थे जिनकी जमकर चर्चा हुई। इन बयानों को अभी हमने आपको दिखाया और बताया कि इन बयानों के क्या मायने थे। अली बजरंग बली, इसके अलावा मिट्टी में मिला देंगे, बटोगे तो कटोगे जैसे बयान इन 8 वर्षों में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बने। 8 वर्ष पूरे हुए हैं, सरकार 8 वर्षों का जश्न मना रही है, लेकिन इन 8 वर्षों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिखाया कि वो अपनी बात पर अडिग रहते हैं और अपनी बात को प्रमुखता से रखते हैं। 8 वर्ष में योगी आदित्यनाथ सरकार के नाम जहां कई बड़ी उपलब्धियां रही, वहीं सीएम के 8 बयान चर्चा का विषय बने रहे।
सहयोगी शिवांशु के साथ अभिषेक शर्मा, अनादि टीवी, लखनऊ।